सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम सब ने अपने घर में देखा होगा, जैसे हमारी मम्मी हैं, दीदी हैं, तो या घर में जो भी महिलाएं होती हैं, हम अक्सर देखते हैं वो बिंदी वगैरह लगाती हैं और चूड़ियाँ वगैरह भी पहनती हैं। और बाज़ार में भी कभी हम निकल जाते हैं जब घूमने के लिए, तो हम देखते हैं कि वहाँ अक्सर इस तरह की दुकानें होती हैं जहाँ ये सब सामान मिलता रहता है। कई बार तो रास्ते में चूड़ी वाला भी ठेले लेकर बेचता रहता है, ठीक है, तरह तरह की कांच की चूड़ियाँ। और कई बार लोग पहले एक ब्रीफ केस में लेकर चलते थे लोग। एक छोटा सा ब्रीफ केस होता था, उसके अंदर एक मतलब लकड़ी होती थी, उसके अंदर चूड़ियों को पहना के रख के रखता था वो व्यक्ति जो बेचता था, और बस ऐसे ब्रीफ केस लेके घूमता था, चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो। उसको जब लोग रोकते थे तो वह ब्रीफ केस खोलता और उसको केस को उठाता, उसमें एक साथ कई लेयर होती थी, परतें होती थी, कई इमारत जैसे बन जाती, उसमें बहुत सारी चूड़ियाँ रहती थी, जिसको जो जरूरत पड़े ले लो। तो मतलब पहले अब जो हम लोग चूड़ियाँ देखते हैं उसमें हमने देखा कि वो सोने की चूड़ियाँ होती हैं, चांदी के कंगन जैसे होते हैं, ठीक है, और कांच की चूड़ियाँ होती हैं। लेकिन बच्चों, कांच से भी पहले एक लाख चलता था, ठीक है, उसकी चूड़ियाँ बनती थी। अब क्या होता है, जैसे सोने के कंगन वगैरह लोग बनवाते हैं, तो सोने का कंगन ऊपर की तरफ तो उभार रहता है, अंदर की तरफ खोखला रहता है, तो वो हाथ में चूड़े ना कलाई में, तो लोग क्या करते हैं उसमें लाख भरवा लेते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है यही है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ पहले इनका बहुत प्रचलन था, लाख की चूड़ियों का। अब तो देखने को भी नहीं मिलता है। मैंने आपको बताया ना, बस अब जैसे कंगन वगैरह बनते हैं चाहे सोने के या किसी और चीज़ के, तो उसमें क्या है, लोग नीचे अंदर भरवाने का काम करवाते हैं इस लाख से। और लाख का इस्तेमाल अब थोड़ा जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह है या जैसे एग्ज़ाम वगैरह होता है, तो कापियों को पैक करके और उस पर सील लगाई जाती है, लाख को गर्म करके और लाख को टपकाते हैं और सील जो है उसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, चिपका देते हैं, उस पर सील लगी रहती है, तो वो जल्दी टूटता नहीं है। मतलब एक मोहर लगा देते हैं उस पर, और पोस्ट ऑफिस में भी उसका इस्तेमाल होता है। तो पहले जो है लाख की चूड़ियाँ भी बनती हैं, ठीक है। ये जो पाठ है बच्चों, ये कक्षा 8 बसंत में पाठ 2 है, ठीक है। इसको लिखा है कामथानाथ जी ने। और मतलब इसकी कहानी का है, ये एक प्रकार की कहानी है। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं थोड़ा सा कामतानाथ जी के बारे में। कामतानाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1935 को लखनऊ में हुआ, उत्तर प्रदेश में। और कामतानाथ जी एक सशक्त कथा शिल्पी है, सशक्त कहानीकार है, और समकालीन कहानीकारों में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इनकी कहानियों में आपको वर्गीय चेतना और औद्योगिक विकास जब हुआ, नए नए उद्योग लगने लगे, तो ग्रामोद्योग जो थे, गांव में छोटे छोटे जो उद्योग होते थे पहले, ठीक है ना, उनके नष्ट होने की जो पीड़ा है। और जब हम समाज में रहते हैं, मोहल्ले टोले पड़ोस में, तो अक्सर आपस के लोगों से जो हमारे आस पड़ोस में, उनसे बातचीत करने का एक हमारा संबंध बन जाता है, ठीक है। वो उन संबंधों में जो बिखराव पैदा हुआ और जो सांस्कृतिक ह्रास हुआ, क्योंकि ग्रामीण एक संस्कृति भी होती है, ठीक है, एक आर्थिक संस्कृति भी होती है जिस पर पूरा अर्थशास्त्र गांव पर टिका हुआ होता है। तो उसका जो ह्रास हुआ, उसका वर्णन मुख्य रूप से इनकी कहानियों में। इन्होंने कहानियाँ, नाटक और उपन्यास और कुछ अनुवाद वगैरह भी लिखे। बहुत सारे पुरस्कार भी इनको मिले हैं, जैसे मुक्तिबोध पुरस्कार इनको मिला है, पहल सम्मान इनको मिला है, महात्मा गांधी सम्मान इनको मिला है। ऐसे बहुत सारे सम्मानों से इनको सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं कहानी के बारे में। आपको जरा बता दूं, कहानी बच्चों, अगर हम साहित्य को देखें, साहित्य को हम 2 भागों में मोटे तौर पर बांट सकते हैं। एक तो होता है गद्य और एक होता है पद्य। अगर गद्य को हम देखें, गद्य क्या होता है, साहित्य के अगर हम 2 रूप माने, गद्य और पद्य, तो गद्य बच्चों, गद्य वो होता है जिसको हम गा नहीं सकते, जिसमें गेयता नहीं होती, ठीक है। इसमें विचारों का लेखन होता है, ठीक है ना। इसमें ये चीज़ें अधिकतर वैचारिक होती हैं, ठीक है, इनमें कोई गेयता नहीं होती है। जैसे आपको हम बताएं, जैसे कहानी हो गया,
एक प्रकार का वैचारिक लेखन है ये। हालांकि वैचारिकता तो कविता में भी होती है, पर फिर भी जैसे कहानी है, नाटक है, संस्मरण आप जानते होंगे, और निबंध आप जानते हैं, जीवनी, उपन्यास, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, संवाद लेखन, सब जो आप समझते हैं। पद्य क्या है? पद्य में बच्चों गेयता होती है, इसको गाया जा सकता है, गुनगुनाया जा सकता है, जैसे कि कविता, जैसे कि गीत, जैसे साहिब लुधियानवी का आपने गीत सुना होगा, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर को बिठाना। कविता हो गया, गीत हो गया, दोहा, जैसे कबीर के दोहे, लखीम के दोहे सुना होगा, लोग गाते हैं इसमें, ठीक। दोहा, उसके बाद आपका जैसे चौपाई, तुलसीदास जी, रामचरितमानस लोग गाते हैं इनको। ऐसे ही कवित्व हो गए और सवैया हो गया, तो आदि ये सब जो है ये पद्य में आते हैं। इसी में से एक जो विधा है बच्चों, ये क्या है? ये गद्य की विधाएं हैं, मतलब रूप, गद्य को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है वो है। ऐसे ही जो पद्य है, ठीक है ना, जिसको हम गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, तो ये इसके रूप है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विधा। तो अभी हम बात करते हैं थोड़ा कहानी के बारे में। कहानी है क्या? कहानी बच्चों, कुछ लोगों ने कहा कि कहानी, कुछ आलोचकों का कहना है कहानी वह है जो जिसमें कहानीपन हो, और कहानी वह है जिसको एक बैठक में पूरा पढ़ा जा सके, वो है कहानी। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और कहानी शब्द जो है कहने से बना है, मतलब कोई कहने वाला हो और कोई सुनने वाला। एक कोई कह रहा हो, दूसरा सुन रहा हो, और जो दूसरा बहुत ध्यान से सुन रहा हो। जब आपने देखा होगा अक्सर घर में जब कोई कहानी सुनाता था, हम लोग छोटे थे, अभी भी जैसे कोई कहानी सुनाता है तो हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगता है सुनना, ठीक है। जब कोई, लेकिन कहानी में कहानीपन होना चाहिए। कहानी एक कहने का ढंग है। ऐसा हम लोग पता नहीं किससे क्या क्या बातें करते रहते हैं, सब बातें करते हैं, कोई आदमी सुनता, कोई नहीं सुनता, नहीं हम तुम्हारी बात नहीं सुनी। लेकिन जब कहानी कही जाती है तो हर इंसान सुनता है। क्यों? क्योंकि उसमें कहने का एक ढंग होता है। यही है कहानी की पहचान, जो कहने का एक ढंग है, इसी को हम बोलते हैं कहानीपन, ठीक है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं पाठ की तरफ। पाठ है हमारा लाख की चूड़ियाँ। लाख बच्चों, लाख आप लोग जानते हैं, मैंने बताया आपको, लाख जो है पेड़ होता है, पेड़ पर एक कीड़ा होता है, जैसे खटमल होता है उसी तरह का एक कीड़ा होता है, वो उसमें बहुत सारे अंडे देता है। तो वही मतलब उस कीड़े से ही ये लाख पैदा होता है। लाख के कीड़े होते हैं, ठीक है, उन्हीं से लाख होता है। अक्सर जैसे नीम हो गया, और आपका पीपल हो गया, और पलास हो गया, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, जिन पर ये लाख पैदा होता है, ठीक है ना, बहुत सारे पेड़ हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। कहानीकार कहानी शुरू करते हुए कह रहे हैं, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। यहाँ पर बदलू एक व्यक्ति का नाम है, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोहे। अक्सर बच्चे जब छोटे होते हैं तो आप देखते हैं उन्हें जो गोलियां होती हैं, जैसे कंचे खेलते हैं बच्चे रंग बिरंगी, वो उन्हें बहुत पसंद आती है। और जब बच्चे खासकर जब अपने मामा के घर जाते हैं और वहाँ से कोई चीज़ उनको मिलती है तो उसको लाना और बहुत पसंद करते हैं। तो बच्चों को गोलियां बहुत पसंद होती हैं। छोटे छोटे बच्चों को कंचे हम लोग खेलते हैं जैसे, ठीक है, बच्चों को हमने देखा है जमीन पर गिरा तो टक टक करते हुए ऐसे जाता है, तो वो उनको इकट्ठा करना पसंद करते हैं बहुत सारे, और फिर अपने दोस्तों को दिखाते भी हैं, ठीक है। वैसे तो मेरे मामा के गाँव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब ये भी एक सामाजिक संबंध की बात है। अक्सर जब हम मामा के पक्ष में जाते हैं, जैसे मामा के घर हम गए या मामा पक्ष से जुड़े जो भी लोग होते हैं, जैसे मामा के दोस्त आ गए तो हम क्या बोलेंगे, हम उनको भी मामा जी ही बोलते हैं। अगर हमारे चाचा जी के दोस्त आ गए तो हम उनको अंकल या चाचा जी ही बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा एक सामाजिक संबंध होता है, ठीक है, कि अगर हम मामा के यहाँ जाएंगे तो मामा के जितने दोस्त, वहाँ के सभी लोग हमारे मामा ही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मैं बदलू को मामा नहीं कहता था, बल्कि उनको काका कहता था। अक्सर क्या होता है गांव में बच्चों, कोई भी व्यक्ति होता है तो लोग उसको मतलब बात करने के लिए कि और चाचा कैसे हो, ठीक है ना, एक उम्र के हिसाब से लोग देख करके, और दादाजी कैसे हैं, ठीक है, और काका क्या हाल चाल है। काका का मतलब होता है चाचा माने भाई का, मतलब पिता का भाई,
ठीक है, मतलब पिता के भाई के बराबर का सम्मान हमको देते हैं। हम लोग ऐसे ही पूछते हैं और चाचा कैसे, तो कोई व्यक्ति जो होता है वो उस नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसे ही पूरे गांव में ये बदलू काका के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। और लेखक कहानीकार कह रहा है कि जब मैं वहाँ जाता था तो मैं उनको बदलू मामा नहीं कहता था, बल्कि बदलू काका कहता था, जैसे बाकी लोग कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, मकान के सामने बड़ा सा सहन था। वो कह रहे हैं कि जो बदलू का मकान था वो थोड़ा ऊंचे पर बना था, मतलब जो गांव की जमीन होती है, ठीक है ना, आप देखेंगे थोड़ा सा कहीं पर ऊंचाई होती है, कहीं पर दबी हुई होती है, ठीक है, कहीं पर ढलान होता है। तो बदलू का मकान जो थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ है, ठीक है ना। और उसके घर के आगे जो है एक सहन था। सहन का मतलब है कि एक बड़ा सा आंगन था, ठीक है, जगह थी काफी। वहां पर एक पुराना नीम का पेड़ लगा हुआ था, नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता था जो भी उसको करना था। अब क्या काम करता था? बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। भट्ठी एक शब्द है, भट्ठी हम सभी लोग जानते हैं। अक्सर जो मिठाई वालों की दुकान होती है, जहाँ रेस्टोरेंट वगैरह होता है, ठीक है ना, ये समोसे कचौड़ी वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है ना, मिट्टी की भट्टी रखते हैं, उसी में आग लगाते हैं, ठीक है ना, ऐसी मिट्टी की सी रहती है। ऐसे भट्टी नुमा ये होता है मिट्टी का ऐसे बर्तन, ठीक है ना, मिट्टी से बनाते हैं इसको भट्टी को, और ये कहीं पर इसको सेट कर देते हैं। इधर से लोग लकड़ी लगा देते हैं, इसमें लंबी लंबी आग लगा देते हैं, इसकी आँच इस पे जलते हैं, ठीक है। और कई बार एक भट्टी जो झोंपड़ी जैसी भी रहती है, ठीक है, उसमें एक झोंपड़ी लगा देते हैं, ठीक है, वो, और यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है, हैंडल को चलाते हैं तो ये क्या है, यहाँ पर हवा करते रहता है और ये तेजी से दहकता रहता है, ठीक है। और उस पर जो भी ऊपर बर्तन रखा होता है उस पर वो चीज़ों को रखकर पिघलाते हैं या अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे। तो उसके बगल में भट्टी थी जहाँ पर बैठकर बदलू काम किया करता था। वह लाख पिघलाया करता था उस भट्टी पर, ठीक है। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। मतलब बदलू एक चूड़ी बनाने वाला था, वो चूड़ी बनाता था। और बता रहे सामने क्या था, एक चौखट थी, मतलब वो वहां पर लाख पिघलाता। मैंने आपको बताया लाख बाजार में उपलब्ध होता है, ठीक है। ये लाख शब्द जो है इसका इस्तेमाल आप अगर आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, बाल महाभारत का था, वहां पर जो है लाक्षागृह शब्द आया है, ठीक है। एक लाक्षागृह वहां पर एक दृश्य है, इसमें दिखाया जाता है कि पांडवों को मारने के लिए कौरव जो है एक लाख का घर बनवाते हैं, ठीक है। जैसे बाजार में लाख उपलब्ध होता है, वो उस लाख को पिघला करके क्या करता था, सामने चौखट, चौखट माने 4 पाए की एक, ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा था 4 पाए का, वो उस पर क्या करता था, लाख को पिघला कर रखता था, फिर उसको ऐसे करके, ठीक है, पतला करता था गोल गोल, ठीक है ना। और उसको चूड़ी का आकार देता था गोल। उसको क्या करता था, क्योंकि लाख जब गर्म होता है तब तो सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे ही लाख ठंडा होता है बेटा बहुत कड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा कड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसके बगल में उसके पास 4-5 जो है ऐसे मुंगरी नुमा, बेलन नुमा उसके पास कुछ मुंगेरियां रखी रहती हैं। मुंगेरियां लकड़ी के टुकड़े होते हैं, ठीक है। अक्सर घर में कपड़े धोने के लिए लकड़ी की एक मुंगरी होती है, ठीक है ना, उससे कपड़ों को पीट पीट कर धोया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही उसके पास लकड़ी की मुंगरियां थी जो ऊपर की तरफ तो पतली थी, लेकिन नीचे की तरफ जो है, ठीक है, नीचे की तरफ वो चौड़ी रहती है। तो बदलू जो है क्या करता था, उन चूड़ियों को इस पर ऐसे फिट कर देता था, ठीक है ना, इन चूड़ियों को ऐसे इस पर फिट कर देता था, ठीक है। और फिर उनको जो है आकार देता था, उनको घुमाकर चिकना करना, ठीक है। आगे देखिए, लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। उनको क्या करता था, ऊपर नीचे करने से जो लाख होता है वो, ठीक है, और चिकना होता, और एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने पर वह उस पर रंग करता, ठीक है ना। वो क्या करता, जब चूड़ियां बन जाती तो फिर उनको निकालता, उन पर फिर वो रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता था। मचिया क्या होता है, मचिया बच्चों एक देशक शब्द है, ठीक है ना। मचिया क्या है, एक देशक शब्द है।
4 खून की खाट होती है, ठीक है, पाए लगे होते हैं उसमें ऐसे, और इस पर जो है ऐसे सुतली भी रहती है, ठीक है। ऐसे 4 कोण की खाट रहती है जो ऊंचाई में बहुत कम रहती है। जैसे हम खटिया देखते हैं, तख्त देखते हैं, उसका ऊंचा होता है, लेकिन जो मछिया होती है वो बहुत जमीन से मुश्किल से 1 फीट भी ऊपर नहीं रहती, ठीक है ना, बहुत छोटी सी होती है। आप देखे उनके गाँव में अक्सर जाते हैं तो लोग छोटी सी मछिया बिछा देते हैं बैठने के लिए, ठीक है। तो बद्रीनाथ सदा ही एक मछली पर बैठकर क्या करता था, बहुत पुरानी थी, और जो बहुत पुरानी थी शायद उसके बाप दादा के जमाने की रही होगी, क्योंकि तो लंबी चलती है लकड़ी में। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वो बीच बीच में पीता रहता था, हुक्का, ठीक है। हुक्का तो आप लोग जानते होंगे, सुना होगा आप लोगों ने, कभी कभी फिल्म में गानों में भी उसका नाम आता है, ठीक है। बहरहाल हुक्का जो है बच्चों एक ऐसी संरचना होती है, और उसमें जो है एक पतली पाइप लगी है, और नीचे जो है सुराही नुमा एक बर्तन होता है, ठीक है। इस पे क्या होता है, इसमें कोयला रख दिया जाता है, इसमें कोयले के टुकड़े रख दिए जाते हैं, और यहाँ पर जो है एक छोटी सी पतली सी प्लेट होती है, उस पर तंबाकू रखा जाता है, और फिर उसको जो है एक दूसरी छोटी सी प्लेट से ढक देते हैं, और उसको उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक छेद होता है, ठीक है, ये पाइप लगा होता है बड़ा सा, यहाँ पर एक बड़ा सा पाइप लगा होता है, ठीक है। और यहाँ जो है नीचे पानी भरा है। तो लोग हुक्के को क्या है, जब हुक्के को गुड़गुड़ाते हैं, मतलब जब हवा से यहाँ से हवा खींचते हैं लोग, तो क्या होता है, ये जो कोयला है, गर्म कोयला होता है, ठीक है, लाल गर्म कोयला, इसमें तख्त कोयला होता है, ठीक है, एकदम लाल अंगार दहकता हुआ अंगार, जब लोग खींचते हैं तो क्या होता है, और दहकता है कोयला। तो ये जो प्लेट है गर्म हो जाती है अंगार से, और फिर उसका तंबाकू जलता है, और जलने को जो धुआं है वो यहाँ से नीचे होता हुआ पानी में टकराता है, और पानी में टकराने के बाद फिर धुआं ठंडा होता है, फिर यहाँ से भी जाता है। तो पुराने जमाने में लोग हुक्का पीते थे, और अभी भी हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली, वहाँ ये इसका बहुत प्रचलन है। आजकल इसको लोग छोटा छोटा बनाकर भी बेचते हैं, ठीक है, मार्केट में एंटीक पीस बनाकर बेचते हैं। कई जगह हुक्का बार भी खुला हुआ प्रचलन, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ही घातक है, इससे कैंसर होता है इस तंबाकू को पीने से, ठीक है ना। ये पुरानी चीजें हैं। बहरहाल तो वह बीच बीच में हुक्का पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। कहानीकार कहता है कि मेरा अधिकतर समय जो है बदलू के पास ही बीतता था। ये ग्रामीण संस्कृति है जिसके बारे में कहानीकार बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। और वो हमें उस गांव में जो एक छोटा सा उद्योग है, ठीक है, चूड़ी बनाने का उद्योग, उसके बारे में भी जानकारी दे रहा है। तो वह मुझे लाला कहा करता, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। वो मुझे क्या कहता था, लला। अक्सर लोग छोटे बच्चों को लाला या लला कहते हैं, ठीक है ना। तो वह उसके लिए छोटी सी मछिया मंगा देता और वो उस पर बैठ जाते। फिर वो उस पर बैठे बैठे उनको देखते रहते कि चूड़ियाँ कैसे बना रहे हैं, ठीक है ना। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। 4-6 जोड़े, एक जोड़े में 2 चूड़ियाँ, ठीक है ना। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। अक्सर बंधु क्या करता था, जब चूड़ियाँ बना लेता था तो बनाने के बाद जो है जो बेलन होता था जिस पर वो चूड़ियों को चिकना करता था, ठीक है, वो उस पर रखकर बहुत देर तक चूड़ियों को ऐसे से देखा करता, जैसे वो माप रहा हो या अंदाजा लगा रहा हो, अनुमान लगा रहा हो किसी महिला की कलाई पे जाने के बाद ये चूड़ियाँ कितनी सुंदर लगेंगी, कैसी लगेंगी, तो उनको और कैसे सुंदर बना सकता है। तो कुछ क्षण चुपचाप देखता था, मानो वह बेलन न होकर किसी नौ वधू की कलाई। वह बेलन को ऐसे देखता था जैसे कोई बेलन नहीं, लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि किसी नई दुल्हन की कलाई है, और जिस पर वो चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं। बदलू मनिहार था। मनिहार बोलते हैं, बाजार में आप कभी जाइए, जो ये चूड़ी बेचने वगैरह का काम करते हैं, क्या बोलते हैं, मनिहार। कई बार घर में मम्मी बोलती भी है कि कुछ सामान लाना, बोलते जाओ मनिहारी की दुकान चले जाओ, ठीक है। बाजार में आप जाते हैं, लोग तंबू लगा के देखे होंगे, बैठे रहते हैं, ठीक है, चूड़ी, बिंदी, इस तरह के छोटे छोटे जो भी आइटम हो श्रृंगार के, वो लोग रखते हैं, ठीक है ना। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। और चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, मतलब उसके पूर्वज भी इसी व्यवसाय को करते थे। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। जो चूड़ियों को बनाता था उसकी खपत बहुत थी, उसकी बहुत डिमांड थी, ठीक है ना।
उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी, आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। मतलब उसके गांव में जहां बद्दू रहता था वहां तो उसकी चूड़ियां फेमस थी, आसपास के गांव के लोग भी आकर के उसकी चूड़ियां ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था, वो कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, बल्कि क्या करता था, वस्तु विनिमय, चूड़ियों को देना और उसके बदले कुछ सामान ले लेना, कुछ अनाज ले लेना या जो भी उसका सामान। ये बहुत पुरानी पुरानी प्रथा है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय जैसे आज हम लोगों को कोई भी चीज खरीदनी होती है तो हम क्या करते हैं, हमें पैसे देने पड़ते हैं, रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन पुराने समय में क्या होता था, जब ये मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो लोग क्या करते थे, वस्तु विनिमय करते थे, एक सामान लेना उसके बदले दूसरा सामान लेना। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों ये चलता है वस्तु विनिमय, ठीक है। जैसे कोई कुछ बेचने के लिए निकलता है, आप उससे कुछ खरीदते, उसको बदले में आपको थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा धान, थोड़ा सा गेहूं देना, अभी भी चलता है ये, ठीक है ना। जो छोटे छोटे गांव है, मेरे गांव में भी चलता है, यहाँ भी छोटे छोटे गांव में चलता है, ठीक है ना। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, उससे उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, पैसा तो खत्म हो जाएगा लेकिन सामान मिलने से क्या है, एक संबंध भी बना रहता है, ठीक है। और हमें ये भी पता रहता है कि इस व्यक्ति के घर में किस तरह का अनाज पैदा होता है, जरूरत पड़ने पर हम उससे मांग भी सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, शहरीकरण से क्या हुआ कि ये संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही है गाँव से, ठीक है। आजकल लोग पैसे को अधिक महत्व दे रहे हैं, पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, अभी भी ये जिंदा है। अच्छा, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, मतलब बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता। अक्सर आपने देखा होगा कि जब शादी विवाह होता है तो कुछ रस्में होती हैं जिनमें कुछ पैसे जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको दिए, जैसे घोड़ी वाले को पैसे, तो वैसे तो बहुत सीधे साधे होते हैं, लेकिन जैसे मान लो घोड़ी में बैठा हुआ है दूल्हा, तो उसको अगर नीचे उतारना है तो पैसे मांगेगा, वो ज्यादा से ज्यादा पैसे मांगने की कोशिश करेगा, वैसे बहुत सीधा साधा व्यक्ति है, तो वो एक रस्म होती है। तो वैसे ही यहाँ पर बता रहे हैं, ये भी सामाजिक संबंधों की ही बात है, ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है, ठीक है। बदलू वैसे था तो बहुत सीधा, लेकिन शादी विवाह पर जब चूड़ियां देता था तो वो उससे अधिक पैसे दिया करता था, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लालची था, ये लालच की बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। नॉर्मल दिनों में जो लोग चूड़ी खरीदते तो वो अलग बात है, और जो सुहाग जोड़ा है, ठीक है, जैसे किसी की शादी होने वाली तो उसके लिए जो जोड़े में चूड़ियां लगती थी उसका अलग महत्व होता था, क्योंकि उसको वो वधू बहुत दिनों तक पहनती थी, ठीक है ना, इसलिए। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। एक प्रकार का मुहावरा है, लोहे लग जाना माने बहुत मुसीबत, बड़ी मुसीबत से, बड़ी मुश्किल से वो माना था, ठीक है। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते 16। तो बात बहुत छोटी सी है, व्यवसाय बहुत छोटा सा नॉर्मल सा है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति आके चूड़ी खरीद के ले जाता है, उसके पास से लाख की चूड़ियां हैं। लेकिन जब शादी ब्याह का अवसर आता है तो वहीं पर उस चूड़ी का महत्व बढ़ जाता है, और वो सिर्फ चूड़ी देने के कारण, क्योंकि वो विवाह की चूड़ियां दे रहा है, ठीक है, वधू के लिए, उसका इतना महत्व बढ़ जाता था कि उसके लिए जो वधु पक्ष के लोग होते थे या जो चूड़ियां खरीदते थे विवाह की जोड़ी के लिए, वो उसको बहुत सारा अनाज देते, कपड़े देते, उसकी स्त्री को उसको पगड़ी भी देते पहनने के लिए, और पैसे मिलते 16। तो ये एक सामाजिक ताना बाना है, यही सामाजिक संबंध की बुनियाद है, ठीक है। यही सब चीजें धीरे धीरे नष्ट हो रही है, उसी के बारे में यहाँ पर बता रहा है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम आगे कहानी की चर्चा करेंगे।